हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, रामबाण सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस रामबाण सीरीज में हम लोग जीएस, करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन का एक महा रिवीजन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस तीसरे वीडियो को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रूस फुट। इन्होंने 1863 में एक स्थान है चेन्नई के निकट पल्लवरम, ये एक पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ से हैंड एक्स की खोज की थी। किसकी खोज की थी? हैंड, ठीक है, हाथ वाली कुल्हाड़ी की खोज की थी। और इसी के बाद पाषाण काल के स्थलों को खोजने का काम शुरू किया गया। इसीलिए भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फुट को। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दूसरा क्वेश्चन है कि हैंड एक्स की खोज किस पाषाणकालीन स्थल से की गई। तो आपको अभी अभी आंसर मिल चुका है। इसका आंसर है पल्लवरम, और ये पल्लवरम तमिलनाडु में है, चेन्नई के निकट। ठीक है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो इसका आंसर है विलियम जोन्स। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और आपको याद रखना है 1789 में किया अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद। और विलियम जोन्स के बारे में एक बात आपको और याद रखनी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ठीक है, ये पांचवा क्वेश्चन भी है हमारे पास, आप देख सकते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर भी होगा विलियम जोन्स। किसने की है? विलियम जोन्स ने। कब की है? 1784 में। ध्यान रखिएगा, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और इन्होंने ही 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है चौथा, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो ये भी आप ध्यान रखें, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद विल्किंस ने किया था। किसने किया था? विल्किंस ने। और ये अनुवाद उन्होंने किया था 1784 में, लेकिन इस अनुवाद का प्रकाशन हुआ था 1785 में। तो आपको याद रखना है, अनुवाद कब किया विल्किंस ने? 1784 में। और इसका प्रकाशन कब हुआ अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का? 1785 में। ठीक है, चलिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। अगला है छठा क्वेश्चन, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो ध्यान रखेंगे, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऐसे ही नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग। और योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। ठीक है, चलिए, और नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ये मैं बता चुका हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में। चलिए, अगला है सातवां क्वेश्चन, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है, राज्यपाल के रूप में अगर नियुक्त होना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। चलिए, अगला आठवां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये संशोधन था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 और ये 89 के इलेक्शन में लागू हो गया। और 1989 में जो इलेक्शन हुए उसमें 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी उसमें 18 वर्ष के लोग भी अब वोट डाल सकते थे। और वर्तमान में भी आयु कितनी है? 18 वर्ष है। अगला है दल बदल विरोधी अधिनियम की बात आ रही है, इसका प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। तो आप कहेंगे इसका प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं? 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ। ये देखिए, अगर आपसे पूछे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ, तो कहेंगे 8। कितनी जोड़ी गई बाद में? तो 9, 10, 11 और 12, 4 और जोड़ी गई। तो ये अनुसूची हैं। अनुसूची 9, 10, 11, 12 कब कब जोड़ी गई वो याद रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, पहला संविधान संशोधन, ठीक है, 1951 में। दूसरा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में। ठीक, 1992 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने की तिथि
बताइए। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में जो अपनाने की तिथि लिखी है वो लिखी हुई है 26 नवंबर सन 1949। ठीक है, ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में तिथि लिखी है। मैंने आपको क्लास में सबको प्रस्तावना याद करवाई है, तो आपको याद रखना है क्योंकि प्रस्तावना से कई क्वेश्चन आते हैं और इस सीरीज में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। और देखिए, इसमें 10वें में एक चीज़ और याद रखनी है, अगर आपसे पूछे भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, पूर्ण रूप से, तो आप कहेंगे 26 जनवरी सन 1950 को, 26 जनवरी सन 1950 को। ठीक है, और कब अपनाया था हमने, तो 26 नवंबर 1949 को। अगला है मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है। अभी पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको ध्यान रखना है मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है, भाग 4 का में, और अनुच्छेद है 51 क। और वर्तमान में कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इस मौलिक कर्तव्य वाले भाग को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। ये बात याद रखनी है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो अनुच्छेद जोड़े गए थे, जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, उनकी संख्या 10 थी। 10 यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने जोड़े गए, 10। उसके बाद 11वां और जोड़ा गया, प्लस 1 कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11। और जो एक बाद में जोड़ा गया वो जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, 86वां संविधान संशोधन, ये 2002 में हुआ। 12वां क्वेश्चन है लोकसभा के चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। तो मैंने यहाँ सारी आयु लिख दी है जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। 25 वर्ष, पीटी के एग्जाम में पूछी गई थी। राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए आयु चाहिए 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष। ठीक है, अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। न्यूनतम आयु जो हमें पूरी करनी पड़ेगी वो ये रही है, न्यूनतम आयु इतनी है, अधिकतम आयु कोई नहीं है। 13वां क्वेश्चन है संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सवाल कई बार आया हुआ है, अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद कर लेनी है, सरला, यानी आपसे पूछेगा संसद का गठन कौन से अनुच्छेद में, आप कहेंगे 79। रा से राज्यसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में, 80। और लोकसभा का गठन कौन से अनुच्छेद में, 81। ठीक है, और ध्यान रखिएगा राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों का गठन 1952 में हुआ था और इन दोनों की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। इस बात को भी आप याद रखें एक्स्ट्रा में। अगला क्वेश्चन है 14वां, थल सेना दिवस, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा थल सेना दिवस मनाया जाता है हर साल 15 जनवरी को। इसके बाद वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 8 अक्टूबर को। और नौसेना दिवस मनाया जाता है हर साल 4 दिसंबर को। ठीक, तो ये तीनों दिवस आपको याद रखने हैं, थल सेना दिवस, वायुसेना दिवस और नौसेना दिवस। इसके अलावा देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं, नए सीडीएस कौन बने हैं, तो इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल, रिटायर्ड हैं, अनिल चौहान। क्या नाम है, अनिल चौहान, और ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। अगला है 16वां, संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं, तो संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार सिंह। और संसद टीवी के जो नए सीईओ हैं उत्पल कुमार सिंह, ये लोकसभा के महासचिव भी हैं। तो लोकसभा महासचिव, लोकसभा के महासचिव कौन हैं अभी वर्तमान में, तो आप कहेंगे उत्पल कुमार सिंह। और इन्हीं को संसद टीवी का सीईओ भी बनाया गया है। और अगर आपसे पूछता है कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन थे, फर्स्ट सीईओ, तो उनका नाम है रवि कपूर। ठीक है, रवि कपूर ये पहले सीईओ थे और उत्पल कुमार सिंह दूसरे सीईओ बने हैं और ये लोकसभा के महासचिव भी हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे अगर पूछे कि राज्यसभा के महासचिव का नाम बताइए, राज्यसभा महासचिव कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा के महासचिव हैं पीसी मोदी, पीसी मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक है, ये राज्यसभा के महासचिव हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है लेटेराइट मिट्टी,
जो कि केरल में पाई जाती है। खासतौर से लेटराइट मिट्टी में काजू का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो लेटराइट मिट्टी किसके लिए फेमस है? काजू की खेती के लिए। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी, इसको भी ध्यान रखिए। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पठार से निकलती है। ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में। और नर्मदा नदी के बारे में एक खास बात आपको याद रखनी है कि नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी खाड़ी में? खंबात की खाड़ी, जो कि अरब सागर में है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक जगह है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट के निकट एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। आपसे सवाल पूछेगा कि धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी पर बनता है? आप कहेंगे नर्मदा नदी पर बनता है। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ही नाम है मीनाबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ है? चेन्नई में है। अगला है सरदार सरोवर परियोजना, अभी हमने ऊपर पढ़ा, ये नर्मदा नदी पर है और कौन से राज्य में है? गुजरात में। इसको भी आपको याद रखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। ठीक है, और केरल के जिस हिस्से में है वो हिस्सा पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट के हिस्से में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, अगला है भारत की अंगूर की राजधानी। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। CGL में एक कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में अंगूर की राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो नासिक। नासिक को भारत की अंगूर की राजधानी कहते हैं, नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक कौन सी नदी के तट पर है? तो गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। ठीक है, चलिए अगला। प्रमुख नगर हैं और नदियाँ, जिन नदियों के किनारे ये शहर स्थित हैं इनके नाम हैं। पटना गंगा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। अगला है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। ताप्ती मत लगाइएगा, राप्ती। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। मथुरा और आगरा ये दोनों यमुना नदी के किनारे हैं। और आपसे अगर दिल्ली पूछेगा तो दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे है। कानपुर गंगा नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और मूसी किसकी सहायक है? तो आप कहेंगे मूसी कृष्णा की सहायक है। मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक है। ठीक है, अगला है नासिक। अभी हमने देखा नासिक गोदावरी की सहायक है। सॉरी, नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। नासिक नदी नहीं है, सॉरी, नासिक शहर है और नासिक गोदावरी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए गोदावरी की सहायक कई नदियां हैं जिसमें वेनगंगा और पेनगंगा बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। गोदावरी की सहायक है वेनगंगा, पेनगंगा। ठीक है, अगला है उज्जैन। तो उज्जैन किस नदी के तट पर है? तो आप ध्यान रखेंगे क्षिप्रा नदी के तट पर है। और नासिक और उज्जैन दोनों में कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। तो कुंभ मेला कितने स्थानों पर लगता है? टोटल 4। हरिद्वार, ठीक, हरिद्वार पहला जो गंगा नदी के तट पर है। दूसरा प्रयागराज जो गंगा यमुना के संगम पर है। और तीसरा नासिक जो गोदावरी के तट पर है। और उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर है। यहाँ 4 जगह पर कुंभ मेला लगता है। इन बातों को आप नोट करते चलिए। अगला है मदुरै वैगई नदी के तट पर है। कौन सी नदी? वैगई नदी। वैगई नदी, ठीक, वैगई नदी। और वैगई की नदी के बारे में आप एक बात याद रखना, वैगई नदी भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है। अगर आपसे पूछे भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है, सबसे दक्षिणतम नदी, तो आप कहेंगे वैगई नदी। और वैगई नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? मदुरै। और मदुरै के बारे में याद रखना है, मदुरै को त्योहारों का शहर कहा जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। त्योहारों का शहर कहा जाता है मदुरै को। ठीक है, मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला है केदारनाथ कौन सी नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिएगा केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। और बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर है। और हुगली गंगा की वितरिका है, गंगा से अलग होती है, गंगा की सहायक नहीं है, ध्यान रखना। आपसे कभी एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन गंगा की सहायक नहीं है, तो आपको कहना है कि हुगली नहीं है। वहाँ पर ऑप्शन में हुगली होगा, क्योंकि हुगली सहायक नहीं है, हुगली वितरिका है, गंगा से अलग होती है। वो नदियाँ जो किसी मुख्य नदी में मिलती हैं उनको सहायक कहते हैं, और जो मुख्य नदी से अलग हो जाती हैं उनको वितरिका कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, वितरिका। तो हुगली क्या है? गंगा की वितरिका है।
ठीक है। और कोलकाता कौन सी नदी के तट पर है? हुगली नदी के तट पर। इसके बाद है लेह, लेह सिंधु नदी के तट पर है। लेह कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है, ध्यान रखिएगा। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिए, श्रीनगर की स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। इस बात का उल्लेख कहाँ है? तो राजतरंगिणी नाम की पुस्तक में, जो कल्हण ने लिखी थी। अगला है महाद्वीप और उनकी सर्वोच्च चोटियाँ। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर महाद्वीप हमने लिख लिया और इनकी सर्वोच्च चोटियाँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया नाम का कोई महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन ये जिस महाद्वीप में है उस महाद्वीप का नाम है ओशिनिया। कौन सा महाद्वीप है? ओशिनिया। ठीक, ये है महाद्वीप ओशिनिया। लेकिन इसको एग्जाम्स में जब क्वेश्चन आता है ना, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा केवल ऑस्ट्रेलिया है। तो कभी कभी इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बोल देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ ऑस्ट्रेलिया लिख दिया था। अब मैं आपको समझाऊंगा मैंने ऑस्ट्रेलिया यहाँ लिखा क्यों था। ठीक, हम देखते हैं महाद्वीप और उनकी सर्वोच्च चोटियाँ। तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कि संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट ये संसार की भी सबसे ऊंची चोटी है और एशिया की तो सबसे ऊंची है ही, ये नेपाल में स्थित है। अगला है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलीमंजारो। क्या नाम है? किलीमंजारो। और ये तंजानिया में स्थित है। कौन से देश में है? तंजानिया में। नाम लिख लीजिएगा इसके आगे, तंजानिया में है। ठीक है, तंजानिया। अगला है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, तो इसका नाम है माउंट मैकिनले। क्या नाम है? माउंट मैकिनले। और मैकिनले को ही अब नया नाम दिया गया है देनाली। क्या नाम इसको दिया गया है? देनाली। इसका एक नया नाम और है देनाली। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले है, जिसको देनाली भी कहते हैं। ये अलास्का रेंज पर स्थित है। कौन सी रेंज पर? अलास्का रेंज। लिख लीजिएगा इसके आगे, ये अलास्का रेंज पर स्थित है। अगला है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है और इसका नाम है माउंट एकांकागुआ। क्या नाम है? माउंट एकांकागुआ। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसके बाद है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये ऐसा महाद्वीप है जहाँ कोई देश नहीं है, ना कोई रहता है। ठीक है, इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, सफ़ेद क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। और इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई देशों ने अपनी लैब्स खोल रखी हैं, अपनी लेबोरेटरीज खोल रखी हैं। ठीक है, चलिए। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है विंसन मैसिफ। कौन सी है? विंसन मैसिफ। ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका महाद्वीप की। आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद यूरोप की सर्वोच्च चोटी है एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस, जो कि रूस में है। कहाँ है ये? रूस में है और ये कॉकेसस पर्वत पर स्थित है। कौन से पर्वत पर है? कॉकेसस पर्वत पर। ठीक है, कॉकेसस पर्वत पर है माउंट एल्ब्रूस। इसके बाद देखिए, अब मैंने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया लिखा था। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताओ, तो आप लिखेंगे माउंट, देखिए यहाँ लिख लीजिएगा ध्यान से, माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट कोसियुस्को। ठीक, ऑस्ट्रेलिया मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा है क्लास में, आप एक बार उसका रिवीजन जरूर करें। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया पूछेगा तो ये कोसियुस्को, लेकिन आपसे पूछेगा ओशिनिया की पर्वत चोटी, तो ओशिनिया तो एक महाद्वीप है। ओशिनिया की पर्वत चोटी सबसे ऊंची, उसका नाम है जाया। कौन सी? जाया पीक। जाया चोटी, चोटी का नाम है जाया, जाया पीक। ठीक, और ये जिस देश में उसका नाम है पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी। ठीक, ये पापुआ न्यू गिनी में। अगला है निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? निजता का अधिकार, ध्यान रखिए, 2017 बहुत इंपॉर्टेंट केस हुआ था पुट्टास्वामी, उसमें फैसला दिया गया कि निजता का अधिकार जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में शामिल है। तो अनुच्छेद 21 में शामिल है निजता का अधिकार, गलत नहीं करना है, निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखिएगा। अगला, संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? देखिए फिर से हमारे पास क्वेश्चन प्रस्तावना से आ गया। तो 3 नए शब्द जो जोड़े गए थे वो कौन कौन से थे? पहला शब्द था समाजवादी। कौन सा था? समाजवादी। दूसरा शब्द पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जो था उसका नाम है अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, अगला है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन से ऐसा किया गया? तो इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन।
ठीक है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी आपको याद। नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मैं एक बार आपको बता दूं कैसे। तो देखिए, अफ्रीका महाद्वीप आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप के ही उत्तर पूर्व में है लाल सागर। तो मैं आपको एक रफली बनाकर दिखा देता हूँ। आप लोग मैप अपने साथ में रखा करो जब भी ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि बिना मैप के ज्योग्राफी कुछ भी नहीं है, अधूरी है, आपको नहीं आ पाएगी ज्योग्राफी ऐसे, ठीक। ये देखिए, मैं एक रफ मैप बनाता हूँ। ये अफ्रीका महाद्वीप का है, ठीक। ये अफ्रीका महाद्वीप का एक रफ मैप हमने ले लिया, ठीक। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बनाया है, ठीक। ये देखिए, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये लाल सागर है, ये हमने बना दिया लाल सागर। और आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये भूमध्य सागर है। ये कौन सा है? भूमध्य सागर है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है, ठीक। तो जब जहाज यहाँ से ऐसे आते हैं, लाल सागर में प्रवेश करते हैं, उनको पहले यहाँ रुकना पड़ता था, फिर यहाँ सामान उतारा जाता था, फिर ये भूमध्य सागर में जाते थे। अब ऐसा नहीं है। 1869 में एक नहर का निर्माण होता है, स्वेज नहर। उस स्वेज नहर के द्वारा इस हिस्से को काट दिया जाता है। अब जहाज यहाँ से सीधा नहर के माध्यम से एंटर कर जाता है भूमध्य सागर में। तो आपको ध्यान रखना है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ है? 1869 में, और इसका निर्माण फ्रांस के इंजीनियर्स द्वारा किया गया, ठीक है। और इस पर अधिकार किसका था? फ्रांस और ब्रिटेन का। लेकिन 1956 में मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये किसके अंडर आता है? मिस्र के, ठीक है। स्वेज नहर अब किसकी संपत्ति है? मिस्र की, ठीक, मिस्र की, ध्यान रखिएगा। ये हमने यहाँ पर एक बार देख लिया। चलिए, अगला है 1969 में भारत सरकार द्वारा कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में भारत सरकार ने किया, और 1980 में भारत सरकार ने 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, ठीक है। अगला है रूसी क्रांति कब हुई और इसका नायक कौन था? तो रूसी क्रांति हुई थी सन 1917 में, और इसका नायक था लेनिन, ठीक, लेनिन, व्लादिमीर इलिचानोव लेनिन, इसका ये पूरा नाम है, लेकिन ये लेनिन के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। तो ध्यान रखिएगा, 1917 में रूसी क्रांति हुई, इसके नायक थे लेनिन। अगला है सदिश राशियों के उदाहरण दीजिए। देखिए, सदिश राशियों के बहुत उदाहरण हैं। सदिश राशि ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो इसके कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, ठीक, इत्यादि। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा जब आपसे पूछी जाए तो देखिए, विद्युत धारा में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन तब भी विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। इसका कारण है क्योंकि ये सदिशों के त्रिभुज योग नियम का पालन नहीं करती है। बस इसका कारण याद रखना आप। इसको हम डिटेल में ज़्यादा नहीं देखेंगे, आपके लिए बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा पूछेगा कैसी राशि है, आप कह दोगे अदिश राशि है, इसको याद रखें, अदिश। अगला, मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, ठीक, समताप मंडल में। और कुल जो मंडल हैं पृथ्वी के बाहर वो हैं 5। कौन कौन से हैं वो 5? मैं आपको यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। वो 5 मंडल कौन कौन से हैं, ये हम देख लेते हैं एक बार। ये पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर इस तरह से कई लेयर्स हैं, ठीक, 1 2 3 4। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो आपको दिख रहा है स्थान, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल। ये कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल। तो 5 है ये क्षोभ मंडल, मैं अलग से इनके नाम लिख दूंगा। दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर है बहिर्मंडल। कौन सा?
बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं मुख्य। इनका एग्जाम में आपसे क्रम पूछेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ क्रम बताओ, तो आप कहना सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। और ओजोन परत इसी मंडल समताप मंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है। इसी समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं। एरोप्लेन भी कौन से मंडल में उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, चाहे वो बादल का बनना हो, ठीक, चाहे वो बिजली का कड़कना हो, चाहे वर्षा का होना हो, ये सारा का सारा होता है क्षोभ मंडल में, यानी इस वाले हिस्से में। मौसमी घटनाएं सब इस क्षोभ मंडल के हिस्से में होती हैं। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बाद में और हम पढ़ेंगे, लेकिन आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सबको इसके बारे में बताइए, और इससे जुड़ते रहिए। डेली एक इसमें सीरीज आया करेगी, सीरीज हर एक पार्ट डेली। अब तक 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। लगातार ये पार्ट कंटिन्यू रहेंगे, जिससे आपका पूरा जीएस का रिवीजन लगातार होता रहे। आप अगर नहीं भी घर में पढ़ पा रहे हैं तो 20 मिनट 25 मिनट निकाल कर इस सीरीज को जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।